हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 11 डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। मैंने पहले आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब कोई फिक्स्ड असेट्स उसको यूज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। टाइम जब बीतता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जब संपत्ति का उपयोग किया जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, या फिर उसका टाइम बीतने से या दुर्घटनाग्रस्त होने से, डैमेज होने से उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी को ही क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को निर्धारित करते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे हम डेप्रिसिएशन को, जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसके अमाउंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ द असेट्स, कॉस्ट ऑफ द असेट्स मतलब कॉस्ट ऑफ द असेट्स इंक्लूड परचेज प्राइस ऑफ द असेट्स, फ्रेट इंस्टॉलेशंस, कमीशनिंग एंड एडिशनल मतलब जो हम जब असेट्स परचेस करेंगे वो परचेस प्राइस, ठीक है, उसको लाने के जो किराया भाड़ा होता है वो उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, उसको जब हम स्थापित करेंगे उस मशीन को तो उसके लिए उसके अंदर उस कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे। मतलब जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले अपने को उसको क्या करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट ऑफ द असेट्स, उसकी असेट्स की कॉस्ट क्या है, उसको अपने कितने में परचेस किया, उसमें लागत कितनी लगी है, वो उसके लिए आवश्यक होता है। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो असेट्स की कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स मतलब ये जो असेट्स हमने परचेज किए वो कितने साल चलेगी, है ना, 5 ईयर चलेगी, 10 ईयर्स चलेगी, कितने साल वो चलेगी। ठीक है, उसका जीवन काल कितना रहेगा, 10 ईयर्स का भी हो सकता है, 5 ईयर्स का भी हो सकता है। तो एक जब हम डिटरमाइन जब असेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ का होना बहुत जरूरी है। क्यों, 5 साल या 10 साल, कितने साल चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइडल वैल्यू। रिसाइडल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। क्योंकि जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू का भी होना बहुत जरूरी है। उसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब अवशिष्ट मूल्य, मतलब जब कुछ साल बाद, 5 या 10 साल बाद वो मशीन भंगार हो जाएगी तो उसको कितने में बेचा जा सकता है ना, उसको भी उस कैलकुलेट जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यूज ऑफ द असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यूज ऑफ द असेट्स मतलब डेप्रिसिएशन को यूज ऑफ द असेट्स भी इफेक्ट करती है। क्योंकि जितनी ज्यादा उसका यूज होगा, जितना ज्यादा असेट्स का यूज होगा उतना ज्यादा उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और जितना कम यूज होगा उस पर उतना कम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द असेट्स। जो असेट्स का नेचर रहता है उस पर भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रभावित होती है। जैसे स्टेबल यूटिलिटी, यदि उसकी स्टेबल यूटिलिटी स्थायी उपयोगिता है, लंबे समय के लिए उसको उपयोग किया जा सकता है, तो फिर उसमें उसका जो डेप्रिसिएशन क्या होगा, कम चार्ज किया जाएगा। लेकिन ज्यादा समय तक यदि उस असेट्स को यूज किया जा रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन क्या होगा, कम चार्ज होगा। लेकिन वो जल्दी नष्ट हो जाती है, वो असेट्स क्या हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, कुछ साल में ही वो खत्म हो जाएगी, तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन जो है कि जल्दी क्या होगा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ द एब्जोलेशंस। एब्जोलेशंस का मतलब क्या होता है, अप्रचलन। यदि जो असेट्स परचेज किए उसकी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये कुछ साल बाद क्या हो जाएगी, अप्रचलित हो जाएगी। मतलब इसकी जगह पर कोई नई टेक्निक की जो इनकी मशीनरी आ जाएगी, और जो मशीनरी वो प्रचलन से बाहर हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीजें क्या करती है, ये जो फैक्टर होते हैं ये डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन करते हैं, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को निर्धारित करते हैं। कॉस्ट ऑफ द असेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स, रिसाइडल वैल्यू मतलब अवशिष्ट मूल्य, ठीक है, यूज ऑफ द असेट्स, नेचर ऑफ द असेट्स और पॉसिबिलिटी ऑफ द एब्जोलेशंस। ठीक है, इसके बाद जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसकी
जो दो मुख्य मेन मेथड है, एक तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है और एक है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड या इसको जो है फिक्स्ड मेथड या फिर इसको रिड्यूसिंग मेथड भी कहा जाता है। रिड्यूसिंग मेथड या बैलेंसिंग मेथड भी कहा जाता है। रिड्यूसिंग मेथड, ये दो मेन मेथड होती है। फिक्स्ड मेथड क्या होती है, सबसे पहले हम समझेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट को समझेंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्या होती है कि इन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्जेड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, मतलब टोटल कॉस्ट पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। इन टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स से कॉस्ट प्राइस, मतलब टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस, फ्रेट एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस आर इंक्लूडेड इन इज आल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, उसकी परचेज प्राइस, उसको फिर परचेज जहां से खरीदा है और उसको जहां तक लाया उसका भाड़ा उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, फिर उसको जहां पर स्थापित किया जाएगा, मतलब उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है, उसके स्थापित करने के चार्जेस क्या, वो उसकी क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है। अंडर द मेथड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट्स द एंड ऑफ द लाइफ इज एस्टिमेटेड, मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, मतलब डिसाइडेड वैल्यू क्या है, इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, वो भी इसके अंदर होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद उसकी लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, मतलब उसका जीवन काल क्या है, वो भी इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होती है। और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है और डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है प्रत्येक वर्ष एक जैसी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वही डेप्रिसिएशन अंत तक, जितने साल तक, 5 साल 10 साल तक, जितने साल तक मशीन चलती है तब तक उसके अंदर वही डेप्रिसिएशन की अमाउंट रहेगी। ठीक है, इसके अंदर आप देखना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इसके अंदर इसकी डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, मतलब इस पर डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट किया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर किया जाता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम इन द ऑल ईयर, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी इसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है उसमें प्रत्येक वर्ष एक जैसी अमाउंट रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंडर दिस मेथड बैलेंस ऑफ द असेट्स डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट एवरी ईयर, मतलब एक जो सेम अमाउंट होती है उसी से ही असेट्स की वैल्यू हमेशा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम इन दिस मेथड फॉर एवरी ईयर, मतलब इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की रेट होती है वो भी क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके एडवांटेज को हम समझते हैं, है ना। एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके क्या क्या है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, है ना। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है इसका, सिंप्लिसिटी। द मेन मेरिट ऑफ द मेथड इज इट इज सिंप्लिसिटी, मतलब ये मेथड क्या है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू की द वैल्यू ऑफ द असेट्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ कैन बी रिड्यूस द जीरो ऑफ इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो फिक्स्ड असेट्स होती है, इस मेथड के अंदर फिक्स्ड असेट की जो वैल्यू होती है जीरो हो जाती है, या तो जीरो हो जाती है स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल एलोकेशन, मतलब इसके अंदर जो असेट्स की जो कॉस्ट प्राइस होती है वो इक्वल भाग में विभाजित कर दी जाती है, मतलब जैसे कि उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए है, तो उसको जो है कि अलग जो उसका हिस्सा बांट दिया, मतलब इंस्टॉलेशन उसका कर दिया जाता है, कॉस्ट में बांट दिया जाता है। यूटिलिटी द मेथड इज यूजफुल फॉर दिस असेट्स व्हिच आर लो वैल्यू एंड लो रिपेयर कॉस्ट, मतलब इसके ये कौन सी असेट्स के लिए उपयोगी होती है, जिस असेट्स की प्राइस कम होती है उस असेट्स के लिए ये क्या होती है, बहुत उपयोगी मेथड क्या होती है, बहुत यूटिलिटी होती है, बहुत उपयोगी होती है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो एक प्रत्येक वर्ष एक इंस्टॉलमेंट में बांट दी जाती है।
ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इसके एडवांटेज है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के एडवांटेज है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है ना। इस मेथड में आप देखना रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, मतलब इसको घटती किस्त पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घटती किस्त पद्धति कहा जाता है। और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट पर ईयर सेम नहीं रहती है। इसमें डेप्रिसिएशन जो होता है, जो बैलेंस जो होता है पर ईयर, जो बैलेंस बचता है डेप्रिसिएशन काटने के बाद, उस पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। Depreciation is calculated under this method on the reduced opening balance every year। मतलब प्रत्येक साल के ओपनिंग बैलेंस जो होता है उस पर जो इसमें रिड्यूसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उस पर। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन रिड्यूसिंग एवरी ईयर, मतलब इसमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रत्येक वर्ष क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि बैलेंस भी कम होता जाएगा तो उसकी, क्योंकि बैलेंस भी कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तो उसकी अमाउंट भी कम होती जाएगी। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर एट फिक्स्ड परसेंटेज, जो रेट रहता है परसेंट, जो उस पर डेप्रिसिएशन का जो रेट रहती है, दर रहेगी, वो प्रत्येक वर्ष एक जैसी रहेगी, लेकिन वो बैलेंस पर कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट रहेगी वो अनइक्वल रहेगी। ठीक है। ये इसके अंदर रिड्यूसिंग मेथड का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसके एडवांटेज देखते हैं। एक तो ये साइंटिफिक मेथड है। कौन सी मेथड है ये, साइंटिफिक मेथड है, विज्ञान द्वारा बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम बर्डन, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो बर्डन होता है वो मतलब न्याय संगत होता है। मतलब इसके अंदर जो इसको ये जो मेथड है ये एक प्रकार से न्याय संगत होती है और इसको एक्सपेंसेस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दर्शाया जाता है और एक प्रकार से कानूनी मान्यता भी होती है। ठीक है। इजी कैलकुलेशन इसका कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान होता है, सरल होता है। ठीक है। बैलेंस नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कभी भी इस मेथड से यदि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है तो असेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स लॉस, मतलब ये जो मेथड है ये इनकम टैक्स लॉ कानून के अकॉर्डिंग सही मानी जाती है ना। ये अप्रूवल की गई है, जो इनकम टैक्स जो लॉ है, कानून है, उसके अनुसार ये सही मानी गई है, अप्रूवल की गई है। तो इस प्रकार से ये इसके क्या है, एडवांटेज है। तो इनके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे से इसको पढ़कर लर्न कर लेना। ओके, ठीक है।